Today in the P block element, we will discuss some of the MCQ question, a multiple choice question, some of the objective question based on the entire topic. क्योंकि in the last lecture we had finished the entire finish or we have completed the P block element thoroughly. So now in this lecture we will discuss some of the question, especially from the P block element or exemplar questions are there. ठीक है, some of the important questions are there. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑन एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू अ क्लोराइड सॉल्ट कलरलेस फ्यूम्स आर इवॉल्व बट इन केस ऑफ आयोडाइड सॉल्ट वायलेट फ्यूम्स कम्स आउट, दिस इज बिकॉज. तो कह रहे हैं कि अगर हम कोई क्लोराइड सॉल्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे कलरलेस फ्यूम्स निकलती है क्योंकि, और लेकिन जब हम वहाँ पे क्या ले रहे हैं, आयोडाइड सॉल्ट ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या मिल रही है, हमको आयोडीन मिल रहा है. क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो ये रिएक्शन होती है, अगर हमने सपोज आयोडाइड सॉल्ट ले लिया, NaI लिया, उसके हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी. ठीक है, तो जब हम NaI की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते तो ये जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो क्या बनाएगा, 2NaHSO4. ठीक है, क्या बन गया, 2NaHSO4 बन गया, प्लस यहाँ क्या बनाएगा, SO2 फॉर्म होगा, प्लस I2 बनेगा और प्लस वाटर बनेगा. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा कि आयोडाइड सॉल्ट क्या बना रहा है, वायलेट कलर फ्यूम्स आ रही, वो फ्यूम्स आ रही किसके कारण, आयोडीन के कारण आ रही. ठीक है, और अब क्वेश्चन के आंसर को क्या लेंगे, तो यहाँ पे हाइड सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, SO2 में कन्वर्ट हो गया, यानी अपने आप में क्या हो गया. तो हमने यहाँ क्या कहा, जो भी कंपाउंड यहाँ पे आयोडाइड बन रहा है, जो आयोडाइड बन रहा है हेलोजन एसिड है, वो कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है. वो सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करेगा, SO2 में रिड्यूस कर दे रहा, खुद NaI से जो HI बनेगा वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में. तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, HI गेट्स ऑक्सीडाइज टू I2. ठीक है, तो जो भी हाइड्रोआयोडिक एसिड बनेगा, सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, वो खुद कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड को SO2 में रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू I2. तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर विल बी थर्ड. क्लियर. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है हमारे पास, इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस व्हेन H2S passes through an aqueous solution of salt acidified with dilute HCl, किसके साथ एसिडिफाइड किया हमने, विद द डाइल्यूट HCl. तो व्हेन द एसिडिफाइड विद द डाइल्यूट HCl अ ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड. ये हमारे पास ग्रुप 2 और ग्रुप 4 जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते तो हमारे पास उसका क्वेश्चन है कि जब हमने H2S गैस पास की थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट तो हमें वहाँ पे कैसा मिला, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला. ऑन बॉइलिंग द प्रेसिपिटेट विद डाइल्यूट HNO3 इज फॉर्म अ ब्लू कलर सॉल्यूशन and then addition of excess of aqueous solution of ammonia to this solution gives. तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी कहानी बता रही है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर. किसका सॉल्यूशन है, कॉपर का है. जब कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर हम H2S से पास करते, किससे पास करते, H2S से पास करते, तो हमें CuS का ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है. किसका ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा, वो CuS का. ठीक है, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट है. और अगर हम इसको CuS को किससे रिएक्शन करा दे, विद द नाइट्रिक एसिड, तो जब हम इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये कॉपर नाइट्रेट बना लेगा. क्या बना लेगा, ये कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा, CONO3 का होल ट्वाइस, जो कि ब्लू कलर का होता है. ठीक है, जो सेकेंड पार्ट इन्होंने कहा कि पैसेंजर से करने ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलेगा. फिर वो थर्ड कह रहे हैं कि अब इससे हमने एक्सेस अमोनिया से रिएक्शन कराई तो क्या होगा. तो जब हम कॉपर नाइट्रेट को एक्सेस अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट है CuNO3 होल ट्वाइस, किससे रिएक्शन करेगा, अमोनिया से रिएक्शन करेगा, 4NH3 के साथ रिएक्शन करेगा. तो ये हमें बनाएगा कौन सा कंपाउंड, यह बनाएगा हमें डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ टेट्राएमीन कॉपर. तो टेट्राएमीन कॉपर हमको कहाँ दिख रहा है, वो इस ऑप्शन में दिख रहा है, CuNH3 का होल 4 2+. तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टेट्राएमीन कॉपर, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव. तो हमारा आंसर ये हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. तो इन अ साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट. अगर आपको स्ट्रक्चर याद है देन यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट हियर. ठीक है,
अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, पी ओ, फिर पी, फिर ये हो जाता है ओ, ठीक है ना, फिर ये पी, यहाँ होता है ओ, ये पी, ठीक है। यहाँ एक डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पे हो जाता है एक ओ एच, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ, यहाँ हो जाता है ओ एच, फिर यहाँ एक डबल बॉन्ड ओ और यहाँ हो जाता है एक ओ एच। अब इसको आप काउंट कर लो, तो हाउ मेनी डबल बॉन्ड, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड के 2 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है एक ऑप्शन है, तो इसका मतलब इसमें इन दोनों में से एक सही होगा। ना काउंट द सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मिल गया आपको 8 और ये आपको लास्ट मिल जाएगा यहाँ पे 9। तो टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स आर देयर, सिंगल बॉन्ड 9 है, डबल बॉन्ड 3 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, एज अ फर्स्ट वन इज आवर आंसर। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के लिए मस्ट कंडीशन है कि एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। वी नो दैट कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन डजंट हैव डी ऑर्बिटल, तो दे डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा आउटर मोस्ट शेल का, 3s2 3p3 एंड ऑल्सो अवेलेबल क्या है 3d0, सो इट कैन ओवरलैप फॉर्म अ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो ठीक है, फॉस्फोरस यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि किस में सेम नंबर है। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं हम लोग, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट। अब देखो इस पूरे ऑप्शन में देखो तो एक कंपैरिजन है क्लोरीन और CO3 का। तो हमको यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि कार्बन है क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कभी सेम हो नहीं सकता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर होंगे। सल्फर नाइट्रोजन, ऑब्वियसली इसके पास का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 6, सल्फर का कितना है 16 है, कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर हमारे पास एक है 4 and 1, तो दोनों में से एक ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं कि हो सकता है। अब हम पहले कार्बोनेट उठाते हैं। तो कार्बोनेट में अगर आप कैलकुलेट करिए तो वी नो डैट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, 6। तो एटॉमिक नंबर है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के पास। क्या लिया हमने, CO3 2 माइनस ले रहे सपोज। इसमें हमारे पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। प्लस आ जाओ, ऑक्सीजन के पास कितने होते, 8, तो 8 इंटू 3 24, प्लस 2 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 2, तो टोटल आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कार्बोनेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब अगर आप कार्बोनेट के पास 32 निकाल लिया हमने, तो अब आ जाओ नाइट्रेट में निकालते हैं, NO3 नेगेटिव को कैलकुलेट करते हैं। जब NO3 नेगेटिव निकालेंगे हम लोग, तो NO3 नेगेटिव में देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास कितना एटॉमिक नंबर है, 7 है, तो 7 है। फिर 3 ऑक्सीजन है तो वहाँ पे भी 24 और 1 नेगेटिव चार्ज का 1 ऐड कर दो तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स नाइट्रेट एंड कार्बोनेट बोथ आर हैविंग अ 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास आ गया। उसके बाद आइए सेकंड अगर हम देखना शुरू करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अब आइसो स्ट्रक्चरल क्या कौन होगा। तो अगर हमको याद हो तो कार्बोनेट और नाइट्रेट को अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दोनों में सेम आएगी। क्योंकि इसका भी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये क्या आएगी, sp2 आएगी, ठीक है। और दोनों का शेप कैसा होता है, प्लेनर शेप होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, विच ऑफ द हेलोजन एसिड शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जब हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि सबसे कम HI की होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, HF की होती है। क्योंकि सबसे वीक एसिड कौन सा है, HF है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, HF होगा। उसके बाद नेक्स्ट आइए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यूज आर गिवन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH bond is given below, which of the compound will act as the strongest reducing agent।
जिसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी वो उतनी आसानी से वहाँ पे मेटल एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और उतनी आसानी से वो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, और उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज देखें तो सबसे कम किसके लिए आ रही है, एंटीमनी के लिए आ रही है 255। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, वो होगा SbH3। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप कंसेंट्रेशन में लो तो क्या कह रहे हैं, ऑन हीटिंग विद द कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, किसके साथ हीट किया, कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन in an inert atmosphere of CO2, white phosphorus gives us gas. Which of the following statement is correct about the gas? This year, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस का एक क्वेश्चन हमारे पास नहीं है क्वेश्चन सिलेबस से, लेकिन फिर भी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम कह रहे हैं कि वाइट फॉस्फोरस, यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो फॉस्फीन बनेगा, क्या बनेगा, PH3। और जो PH3 फॉर्म होता है वो हाईली पॉइजनस गैस है, उसकी रोटेन फिश स्मेल होती है। तो उसने, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। इट्स सॉल्यूशन इज वाटर डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये भी सही है। अब है यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, देखो, विच इज मोर बेसिक देन अमोनिया और लेस बेसिक देन अमोनिया। तो हमको पता है कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनी अदर हाइड्राइड्स, क्योंकि जो पहला एलिमेंट होता है उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितना स्मॉल साइज होता है उतनी आसानी से उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अमोनिया, तो यहाँ पे अगर हम करें तो हम कहेंगे कि PH3 इज विच इज लेस बेसिक देन अमोनिया। PH3 कैसा है, विच इज लेस बेसिक देन अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इट इज मोर बेसिक देन अमोनिया, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, फोर्थ इज ऑल्सो राइट, तो थर्ड वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। अब 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट वो बनाएगा जो ट्राइप्रोटिक होगा। तो इसमें से अगर हम सबके शेप को याद करो, तो अगर हम H3PO4 का शेप बनाए तो P डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, OH। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो AOH OH OH, तो यहाँ पे जो है 3 एसिडिक OH ग्रुप है, 3 प्रोटॉन डोनेटिंग OH ग्रुप है H3PO4 में। सो ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन है एंड फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा, H3PO4। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। अब अगर हम H3PO2 का एक स्ट्रक्चर फिर ड्रॉ करते हैं, देखो ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, P फिर से बनाते, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, P डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक हमारे पास डबल बॉन्ड O आ रहा है H3PO2 में। ठीक है, फिर एक क्या आएगा हमारे पास, OH, फिर आ जाएगा H, और फिर क्या आ जाएगा H। दिस इज द H3PO2। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है कि ये प्रोटॉन के फॉर्म में निकलता है, लेकिन इसके पास 2H है जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड है विद द फॉस्फोरस। ठीक है, और इसके कारण ये कैसा बिहेवियर शो करता है, रेड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। तो PH3 क्योंकि यहाँ पे रेड्यूसिंग बिहेवियर शो कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसके कारण, 2 हाइड्रोजन के कारण। तो हमारे पास अब क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 PH बॉन्ड। तो यहाँ 2 PH बॉन्ड दिख रहा है, तो हमारा आंसर होगा थर्ड वन, H3PO2 इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। क्यों है, प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 PH ग्रुप। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड, द ऑक्साइड फॉर्म्स आर। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन अगर आपको याद हो तो वी कैन इजली अंडरस्टैंड द आंसर। अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि लेड नाइट्रेट है, तो हमने लेड नाइट्रेट लिया 2PbNO3, 10th में भी पढ़ा, फिर 12th में भी आया। अगर हम इसको हीट करते तो हमको क्या मिलता है, 2PbO, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, 4NO2, प्लस क्या मिलेगा, O2। अब हमारे पास ये कहाँ मिल रहा है, हमारे पास ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसका, तो हमारे पास ये ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, वो सेकंड है, क्योंकि इसमें NO2 मिल रहा है और PbO मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा।
आज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी। ये हम लोगों ने जब स्टार्टिंग किया था एलोट्रॉपी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तो हमने कहा था कि नाइट्रोजन डजन फॉर्म एलोट्रॉप्स, ओ सॉरी डजंट हैव एनी एलोट्रॉप्स, तो हेयर विल बी द आंसर इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट में आ जाओ, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। ये भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो नाइट्रोजन है कैनॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। तो जो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन है वो 4 है, वो भी हमको N2O5 के स्ट्रक्चर में मिलती है। कहाँ मिलती है हमको? N2O5 में हम बना रहे थे, तो जब हमने N2O5 का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, तो ये N2O5 का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 आती है, 1 2 3 एंड 4। तो कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा रॉन्ग है? सब पढ़िए। सिंगल NN बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल PP बॉन्ड। PH3 एक्ट एज again in the formation of coordination compound with transition element. NO2 is a paramagnetic in nature. Covalency of nitrogen is N2O5 4। अभी मैंने covalency of nitrogen दिखाई, इसका मतलब ये करेक्ट है। NO2 पैरामैग्नेटिक होता है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर होने के कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर हम सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन करें, तब भी हमने पढ़ा था कि जो सिंगल बॉन्ड है फॉस्फोरस का स्ट्रांग होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो विच वन इज द रॉन्ग आंसर कि NN बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द PP बॉन्ड। उसके बाद आइए नेक्स्ट है हमारे पास, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था एक अच्छे से, और उस ब्राउन रिंग टेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है और क्या बनता है। ठीक है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट में हमने कहा था कि बहुत ही अलग तरीके की रिएक्शन है, नाइट्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने रिएक्शन पढ़ाई थी। तो इसके अंदर जो हमारे पास आंसर है, अगर ये आपको इक्वेशन याद है तो वी कैन राइट इजीली। सबसे बड़ी बात है कि आपको उसका क्या याद होना चाहिए, इक्वेशन याद होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपको वो इक्वेशन याद होगा भी कि ब्राउन रिंग टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें क्या बनता है। तो जब हम ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली नाइट्रेट फेरस को फेरिक में बदलता है, और फिर है, ठीक है, फिर वही नाइट्रेट NO रिएक्ट करता है किसके साथ? हेक्सा आयरन के साथ रिएक्ट करता है। तो हमें क्या मिलता है? Fe पे 1+ चार्ज, फिर H2O होल 5, फिर NO पर 1+ चार्ज, और ओवरऑल चार्ज आता है 2+, जिसको हम पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम 1 कहते हैं, है ना, आयरन 1। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होना चाहिए? तो हमारे पास वो ऑप्शन कहाँ मिल रहा है कि जिसमें Fe है, H2O 5 NO है और 2 पॉजिटिव चार्ज है। सॉरी, वापस आते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है Fe H2O5 NO 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 2 पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट आइए, एलिमेंट ऑफ 15 ग्रुप फॉर्म अ कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउएवर बिस्मथ फॉर्म ओनली वन वेल कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड इन +5। पहली बात हम जानते हैं कि बिस्मथ जो है लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप है, और ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इट हैज़ वेरी लेस टेंडेंसी टू शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो फ्लोरीन अपने आप में क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बिस्मथ को वो ऑक्सीडाइज करता है उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में। तो यहाँ पे फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड है हमारे पास BiF5, वो इसका आंसर है, तो BiF5। उसके बाद आइए नेक्स्ट में, ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड सेपरेटली वी गेट, ये प्रिपरेशन रिएक्शन है दोनों। अगर आपको शायद याद हो अमोनियम डाइक्रोमेट और इसकी, क्योंकि ये प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन है। बेरियम एजाइड प्योरेस्ट फॉर्म हमें मिलता है बेरियम एजाइड के से, है ना, BA, और इसे अमोनियम डाइक्रोमेट से भी। तो इन दोनों ही केसेस का आंसर हमारे पास क्या आता है? नाइट्रोजन। जो हमारा आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन आता है हमारे इसमें, और इसका आंसर नाइट्रोजन है क्योंकि प्रिपरेशन हम नाइट्रोजन की ही करते हैं इससे। उसके बाद आइए, इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3 वी गेट NO गैस बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। द मोल ऑफ NO प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया विल बी। अब इसकी रिएक्शन को आप लिख लो पहले तो, क्योंकि स्टॉकियोमेट्रिक रिलेशन है। आपको पूछ रहा है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3, जब हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, वी गेट NO गैस बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो 4NH3, ठीक है ना, +5O2
और ये हमको क्या देता है, 4NO देता है, प्लस क्या देता है, 6H2O देता है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है ना। अब वो कह रहा है कि द मोल ऑफ NO प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया। इस इक्वेशन को देखो तो 4 मोल से 4 मोल NO बन रहा है। 4 मोल अमोनिया क्या दे रहा है, 4 मोल NO दे रहा है। तो जब हम यहाँ पे 2 मोल अमोनिया लेंगे तो कॉमन सेंस है कि हमको NO भी कितना मिलेगा, वो 2 मोल ही मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वन इज द आंसर, यू विल गेट द 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्या मिलेगा हमको, 2 मोल ऑफ अमोनिया मिलेगा बाय दिस इक्वेशन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द एनायन ऑफ कंपाउंड NaH2PO2 विल बी। अब ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आनी चाहिए। हम कंपाउंड अगर लेते चले तो यहाँ पे Na पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, तो यहाँ पे क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, सोडियम पे कितनी आएगी, +1, हाइड्रोजन की कितनी होगी, +1, ऑक्सीजन की कितनी है, -2, और हमको यहाँ फास्फोरस की निकालनी। तो हम इसको, आपको याद ही है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड। तो इसको हम अगर निकाल भी ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 + 1, ठीक है, प्लस x प्लस 2 × -2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो आंसर कहाँ हमारे पास, +1 है। थर्ड वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर, तो +1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। एक टेट्राहेड्रल इन शेप, अगर हम देखें NH4 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालते हैं, अगर बॉन्ड पे लोन पे कैलकुलेट करें डायरेक्ट फार्मूले से, तो 7 + 4 -1 / 2, तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो सॉरी 7 कह रहा, 5 + 4, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास अमोनिया टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में चले तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, उसका भी शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। SO4 है, इसका में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, लेकिन जब हम SF4 को कंसीडर करते हैं तो अगर हम इसके बॉन्ड पेयर लोन पेयर को कैलकुलेट करें तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 4 कितना हो गया, 10। तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितना आएगा, बॉन्ड पेयर आ जाएगा इसके पास 4, और लोन पेयर कितना होगा, 1। और जब 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है तो शेप कौन सा होता है, सीसॉ। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड है वो SF4 है जिसका कि शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। ठीक है, तो SF4 है जिसका कि शेप कैसा नहीं होगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इनमें से पर ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कौन से हैं। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, अगर आपको इफ यू नो द स्ट्रक्चर देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज है वो परऑक्साइड्स पर ऑक्सो एसिड्स होते हैं। अब हम यहाँ पे पहले H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो अगर हम H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाए तो देखो यहाँ पे हमारे पास H2SO5 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, H2SO5, तो क्या बन गया, एक यहाँ हो जाएगा हमारे पास, फिर ये O आ गया, ठीक है ना। फिर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ क्या आ गया, OH, और यहाँ OH, तो ये है H2SO5। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं H2SO5 को देखें तो यहाँ पे ये परऑक्साइड लिंकेज है। कैसा लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज है। सेकेंड अगर हम देखें H2SO8 देखें तो S, ठीक है, क्योंकि H2SO8 है, तो H2SO8 को भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी हमको उसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज मिलता है, क्योंकि ये बॉन्ड हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका H2SO8 में फिर ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बन जाता है, OH। तो यहाँ पे भी आपको परऑक्साइड लिंकेज मिलता है।
तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होता है वो H2SO5 H2S2O8 है, जिसमें कि हमें पेरोक्साइड बॉन्ड मिल रहा है। नेक्स्ट आइए, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 act as a moderately strong oxidizing agent. It oxidizes both metal and the non-metal. Which of the following element is oxidized by concentrated H2SO4 into two gases form? अगर हम सबकी रिएक्शन करें तो कॉपर फॉर्म कॉपर सल्फेट and the sulfur dioxide will release sulfur form sulfur dioxide only. But a carbon form two compound. One is the sulfur dioxide and second one is the carbon dioxide. तो जब हम कार्बन की रिएक्शन यहाँ पे कराते C+2H2SO4, ठीक है, तो हमको यहाँ क्या मिल जाता है, हमको यहाँ मिलता है CO2 मिलता है, प्लस क्या मिलता है 2SO2 मिलता है, और प्लस क्या मिलता है 5H2O मिलता है। ठीक है, तो हम उसने क्या बोला कि टू गैसियस प्रोडक्ट आपको मिलने चाहिए, तो एक गैस CO2 मिला, एक गैस SO2 मिला, मतलब आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका कार्बन होगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ब्लैक कंपाउंड ऑफ मैग्नीज रिएक्ट्स विद द हैलोजन एसिड टू गिव द ग्रीनिश येलो गैस। कौन सी गैस दे रहा है? ग्रीनिश येलो गैस दे रहा है। हमको पता है ग्रीनिश येलो गैस अगर मिलेगी तो वो क्लोरीन होगी। व्हेन एक्सेस ऑफ दिस गैस रिएक्ट्स विद अमोनिया एन अनस्टेबल ट्राइहेलाइड इज फॉर्म। तो अब हम क्लोरीन की रिएक्शन करा दें अमोनिया से, तो अमोनिया पे हमने किसकी रिएक्शन कराई? क्लोरीन की। हमको पता है कि कंडीशनल रिएक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया, वो कह रहे हैं कि अमोनिया अनस्टेबल ट्राइहेलाइड इज फॉर्म। ठीक है, एक्सेस ऑफ दिस गैस, क्लोरीन की एक्सेस लिया 3Cl2, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो बेसिकली NCl3 बनता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन चेंजेस। तो नाइट्रोजन NH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या होती है? N-3, लेकिन NCl3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? +3। तो ये -3 से क्या चेंज हो गया? +3 में चेंज हो गया। तो अमोनिया व्हेन द रिएक्ट्स विद 3Cl2 फॉर्म NCl3 और -3 से +3 में कन्वर्जन है वहाँ पे। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ जिनॉन बार्टलेट हैड टेकन O2PtF6 एज अ बेस कंपाउंड। दिस इज बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि जब O2PtF6 बनाया था तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जिनॉन कंपाउंड बना रहे तो CO2 की ऑक्सीजन और जिनॉन की क्या सेम थी? आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम थी, और उसके बाद इससे उन्होंने क्या ले लिया था, वहाँ पे जिनॉन को यूज़ किया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि दिस इज बिकॉज, क्यों उन्होंने लिया, क्योंकि बोथ है वह सेम ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो थर्ड विल बी द आंसर। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। द आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, विल बी द सेम, ऑलमोस्ट सेम क्या है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द सॉलिड स्टेट PCl5, क्योंकि एग्जाम्पल में दिया हमने कर लिया इसने दिस ईयर, फिर ये है, तो जब PCl5 कंपाउंड बनाता है तो आयनिक सॉलिड फॉर्म में वो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? PCl4 और PCl6 माइनस के फॉर्म में। तो ये इसका सही आंसर ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कैसा? अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर, अगेन यू हैव टू नो दैट। अगर आपको एटॉमिक नंबर नोन है तो यू कैन कैलकुलेट इजीली, अदरवाइज तो उसको बहुत डिफिकल्ट है, और अगर नोन है तो बहुत आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन भी अगर हम देखें तो पहला कंपैरिजन किसके बाद पीछे आयोडीन और क्लोरीन, तो वी नो दैट कि क्लोरीन और आयोडीन हैव अ वेरी लार्ज डिफरेंस इन द एटॉमिक नंबर, पॉसिबल ही नहीं। यहाँ देखो तो कंपैरिजन Cl और Br के बीच है। Cl का एटॉमिक नंबर 17 है और Br का कितना होता है? ब्रोमीन का 35 होता है। तो यहाँ भी कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जो सेकंड कंपाउंड है उसमें दोनों ब्रोमीन कंपाउंड है। तो यहाँ पे अगर हम BrO2 निकालें, किसका निकाले? BrO2 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 16 टू जा कितना होता है? सॉरी 8 टू जा कितना होता है? 16 होता है, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो ये आ गया 52। BrF2 को देखें तो BrF2 को अगर हम देखते हैं तो BrF2 में कितना होगा? इसका तो 35 आ गया Br का, F का कितना होता है सबको पता है? 9 होता है। तो 9 टू जा कितना होगा? 18 होगा, और माइनस से हो जाएगा 1, तो ये भी कितना आएगा? 52। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारे पास? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि दोनों के 52 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए BrO2 माइनस और BrF2 प्लस इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।